नमस्ते। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किस तरह से अपनी होल्डिंग सेल ऑफ कर रहे थे, लेकिन लेट जुलाई और अगस्त के नंबर्स यही सजेस्ट कर रहे हैं कि एफआईआईज ने मार्केट में धीरे से कम बैक करना स्टार्ट किया है, जिसके कारण हमने मार्केट को थोड़ा राइज होते हुए भी देखा है। ओवरऑल देखा जाए तो बाकी मार्केट्स के कंपैरिजन में इंडियन मार्केट्स में कम गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे जिसने एक अहम भूमिका निभाई है वो है हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एफआईआईज के अग्रेसिव सेलिंग को एब्जॉर्ब करने वाले डीआईआईज, जिसमें हमारे म्यूचुअल फंड्स भी इंक्लूडेड हैं, उन्होंने इंडियन मार्केट्स को कुछ हद तक संभाल कर रखा था। म्यूचुअल फंड्स क्या खरीद रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि हमें उससे पता चलता है कि फंड मैनेजर्स को कौन से स्टॉक्स में ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है और स्मार्ट मनी कहाँ जा रहा है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जुलाई में म्यूचुअल फंड्स ने कौन से 5 लार्ज कैप स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा बाइंग की है। सेबी की डेफिनेशन के मुताबिक टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैप को लार्ज कैप कंपनी माना जाता है। इन कंपनीज को अक्सर ब्लू चिप कंपनी भी कहा जाता है, क्योंकि यूजुअली इनकी मार्केट प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जिस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज्यादा बाइंग की है वैल्यू टर्म्स में, उसके बारे में हम आपको लास्ट में बताएंगे। फर्स्ट कंपनी है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एचडीएफसी ग्रुप और स्टैंडर्ड लाइफ एबरडीन की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। इंडिया के लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस एक डोमिनेटिंग प्लेयर है। अपने स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की मदद से कंपनी इंडिविजुअल और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी अपने पोर्टफोलियो में प्रोटेक्शन, पेंशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, एन्युटी जैसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास इंडिया में 372 ब्रांचेस और अराउंड 300 डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। जुलाई के मंथ में म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में अप्रोक्सीमेटली 575.52 करोड़ रुपीस की बाइंग की थी। कंपनी की एक स्ट्रेंथ है उनको अपनी पेरेंट कंपनी से मिलने वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को क्रॉस सेल करने में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके अलावा कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच की वजह से और एडवांस टेक्नोलॉजी और डेटा की मदद से कंपनी अपने कस्टमर्स को एक बैलेंस प्रोडक्ट उनकी नीड के हिसाब से दे पाती है। इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन दोनों काफी अच्छे से मेंटेन होते हैं। कंपनी ने 3 सितंबर 2021 में एक्साइड लाइफ का 100% शेयर एक्विजिशन अप्रूव किया था। इसके लिए कंपनी को IRDAI और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI का अप्रूवल भी मिल चुका है। एज ऑफ जनवरी 2022 एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की 100% सब्सिडरी बन चुकी है। दोनों कंपनीज के मर्जर का प्रोसेस भी NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में शुरू हो चुका है। हर मर्जर की तरह कंपनी को शॉर्ट टर्म में कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन चैलेंजेस, रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉइज, एजेंट्स और कस्टमर्स जैसे कुछ फैक्टर्स कंपनी के लिए की मॉनिटरिंग पॉइंट्स बन सकते हैं। इसके अलावा मर्ज्ड एंटिटी का शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ सकता है, क्योंकि एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटिवली ज्यादा है। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पे नजर डालते हैं। दूसरी कंपनी है टाटा मोटर्स लिमिटेड। टाटा मोटर्स एक लीडिंग ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। ये इंडिया की इलस्ट्रियस कॉन्ग्लोमरेट टाटा ग्रुप का पार्ट है, जो दुनिया को वाइड और डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ कार, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स यानी कि SUVs, ट्रक्स, बसेस और डिफेंस व्हीकल्स ऑफर करती है। कंपनी ने अपने ऑपरेशंस इंडिया के अलावा कई देशों में स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ सब्सिडरीज, एसोसिएट कंपनीज और जॉइंट वेंचर्स के थ्रू स्टैब्लिश किए हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है यूके में जैगुआर लैंड रोवर और साउथ कोरिया में टाटा डेवो। जुलाई के मंथ में म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में अप्रोक्सीमेटली 677.26 करोड़ रुपीस की बाइंग करी है। टाटा मोटर्स लगातार पर्सनल व्हीकल के मार्केट शेयर में इंक्रीज रिपोर्ट कर रही है। कंपनी के डिमांड और सप्लाई साइड पर इफेक्टिव एक्शंस की वजह से उन्होंने पर्सनल व्हीकल सेगमेंट में फाइनेंशियल ईयर 20 के 4.8% मार्केट शेयर को लगभग 3 गुना बढ़ाकर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में 14.3% तक इंक्रीज किया है। साथ ही साथ कंपनी इंडिया के EV सेगमेंट में मार्केट लीडर है। पैसेंजर व्हीकल्स की तरह EV स्पेस में भी टाटा मोटर्स तेजी से अपना मार्केट शेयर इंक्रीज कर रही है। इनका ये EV पुश उनके बढ़ते हुए चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज के कारण कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कतें आ रही हैं, जिसके कारण वो अपनी प्रोडक्शन डिमांड्स मीट नहीं कर पा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट हम कंपनी फाइनेंशियल्स पर भी देख सकते हैं।
कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स पिछले 2 साल में डिक्लाइन हुए हैं, जिसका रीजन कमोडिटी और कॉस्ट इनपुट्स में इन्फ्लेशन है। साथ ही में जैगुआर लैंड रोवर यानी कि JLR के वॉल्यूम्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, टाटा मोटर्स फाइनेंशियल ईयर 2019 से लगातार लॉसेस रिपोर्ट कर रही है और कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साइक्लिकल और कंपेटिटिव नेचर से एक्सपोज्ड है, जो कंपनी पर प्राइसिंग प्रेशर डालता है। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पे नजर डालते हैं। थर्ड कंपनी है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया के टॉप बैंक्स में से एक माना जाता है। कंपनी बैंकिंग के बिजनेस के अलावा अपने सब्सिडरीज के थ्रू म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और ब्रोकरेज के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। कंपनी के पास इंडिया में टोटल 1700 बैंक ब्रांचेस हैं, 2705 ATMs हैं और कंपनी ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में भी एक इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट स्टार्ट की है। जुलाई के मंथ में म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में अप्रोक्सीमेटली 805.6 करोड़ रुपीस की बाइंग की थी। कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी ने पिछले 10 साल में 18% CAGR से अपना प्रॉफिट इंक्रीज किया है। कंपनी का स्टॉक प्राइस पिछले 10 साल में 20% CAGR से ग्रो हुआ है और पिछले 5 साल में 13% CAGR से ग्रो हुआ है। कंपनी की एक कंफर्टेबल अर्निंग्स उनके हेल्थी ROA यानी कि रिटर्न ऑन एसेट और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की वजह से मानी जा सकती है। कंपनी के लिए एक ही मॉनिटरेबल एस्पेक्ट है उनकी रिसोर्स प्रोफाइल। कंपनी अपने रिटेल डिपॉजिट्स को मेंटेन और बूस्ट करने की कोशिश कर रही है। इसका मेन रीजन है कि बैंक को अब तक अपने बल्क डिपॉजिट्स पर काफी ज्यादा रिलाय करना पड़ता था, जो अब रिटेल डिपॉजिट्स की वजह से धीरे धीरे कम हो रहा है। कंपनी का टॉप 20 डिपॉजिटर्स का कॉन्सेंट्रेशन भी अभी तक काफी ज्यादा था। बैंक के लिए डिपॉजिट्स की एवरेज कॉस्ट फिस्कल 2022 में 4.8 थी, जो कि उनके पीयर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थी। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पे नजर डालते हैं। फोर्थ कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। मारुति सुजुकी भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी है। 2021 में इनका पैसेंजर व्हीकल में मार्केट शेयर कुछ 44% का था। मतलब लगभग हर 2 गाड़ी जो बिकती है उनमें से एक मारुति सुजुकी की होती है और आज भी कंपनी इंडिया की मोस्ट प्रेफर्ड कार ब्रांड है। फाइनेंशियल ईयर 22 में टॉप 10 बेस्ट सेलिंग पैसेंजर व्हीकल्स में 8 मारुति सुजुकी की थी। जुलाई के मंथ में म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में अप्रोक्सीमेटली 1311.53 करोड़ रुपीस की बाइंग की थी। मारुति सुजुकी ने अपनी प्रेजेंस ग्लोबली बना ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अपने एक्सपोर्ट्स में एक शार्प राइज देखा है। मारुति सुजुकी नए मॉडल्स और नए वेरिएंट्स के लॉन्च के साथ मार्केट में काफी एजिलिटी दिखा रही है। कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में CNG वेरिएंट्स के कई मॉडल्स लॉन्च किए थे और आने वाले कुछ समय में SUV सेगमेंट में भी इनके कई मॉडल्स पाइपलाइन में हैं और मार्केट में इनके लिए काफी एक्साइटमेंट भी बिल्ड हो गया है। कंपनी ने CNG सेगमेंट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। इन नए लॉन्चेस को सपोर्ट करता है मारुति सुजुकी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो पूरे देश में फैला हुआ है। इंडिया में लगभग 80% ऑफ द कार्स एंड SUVs लोन्स पर ही ली जाती हैं। हालांकि इस समय डिमांड स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है, लेकिन बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स कंपनी के लिए एक रिस्क साबित हो सकते हैं, क्योंकि इससे पब्लिक के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम कंपनी की सेल्स पर देख सकते हैं। और तो और चाइना ताइवान के टेंशंस ने सेमीकंडक्टर शॉर्टेज को वापस से फोकस में ला दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह इस सप्लाई डिसरप्शन ने कंपनी के प्रोडक्शन पर दबाव डाला था। बढ़ता इन्फ्लेशन और फ्यूल प्राइसेस कंपनी के लिए एक चिंता का टॉपिक साबित हो सकते हैं, एटलीस्ट शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिए। चलिए अब इस कंपनी की कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पे नजर डालते हैं। लास्ट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेशन है, जिसने रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग बिजनेस 50% ऑफ रेवेन्यू, रिटेल बिजनेस 21% ऑफ रेवेन्यू, डिजिटल सर्विसेज बिजनेस यानी कि जियो 9% ऑफ रेवेन्यू, पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस एंड ऑयल एंड गैस 20% ऑफ द रेवेन्यू जैसे सेगमेंट्स में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना ली है। जुलाई के मंथ में म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में अप्रोक्सीमेटली 2076.08 करोड़ रुपीस की बाइंग की है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कंपनी के ऑयल टू केमिकल बिजनेस यानी कि O2C का उनकी टोटल अर्निंग्स में 52% का कंट्रीब्यूशन रहा है, जो इस सेगमेंट में इंप्रूव्ड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और हायर सेल्स वॉल्यूम की वजह से पॉसिबल हुआ है। डिजिटल कॉमर्स अरीना में सक्सेस पाने के साथ साथ कंपनी का ब्रिक एंड मोटर वाला रिटेल बिजनेस 2500 नए स्टोर्स के साथ तेजी से ग्रो कर रहा है। और कंपनी के जियो प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो भारी सब्सक्राइबर एडिशंस कर रहा है और उस सेगमेंट में बढ़ते एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट यानी कि ARPU ने कंपनी के अर्निंग्स को काफी बूस्ट किया है। पिछले 5 सालों में कंपनी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर है।
रिलायंस के लिए एक वीकनेस जो मानी जा सकती है वो है उनका रेगुलेटरी और टेक्नोलॉजिकल रिस्क से एक्सपोजर। लास्ट मंथ ही कंपनी के शेयर प्राइस में एक शार्प ड्रॉप देखने को मिला था, जिसका रीजन था गवर्नमेंट का लोकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पर एडिशनल टैक्स इंपोज करना। हालांकि रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने इस टैक्स पर फिर से रिव्यू करके रिड्यूस किया है, जो रिलायंस के लिए एक रिलीफ होगा, लेकिन ये रेगुलेटरी ओवरहैंग कंपनी के लिए एक थ्रेट साबित हो सकता है। साथ ही में कंपनी का रिटेल सेगमेंट रिलायंस रिटेल भी रिटेल सेक्टर में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से हाई इंटेंसिटी कंपटीशन फेस कर रहा है। कंपनी इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स तो ले रही है, लेकिन असली पिक्चर आने वाले समय में ही क्लियर होगी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स शो किए हैं। तो ये थी वो 5 लार्ज कैप कंपनीज जिनमें म्यूचुअल फंड्स ने जुलाई मंथ में सबसे ज़्यादा बाइंग की है। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। क्या आपको पता है हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.